जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आपको होमगार्ड बना के ही छोड़ेंगे क्योंकि आप लोग जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी हैं अपने साथ मिलकर के, तो अगर ये 30-30 क्वेश्चन की सीरीज आप देखते जा रहे हैं तो मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग नए कर रहे हैं डेली। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ के उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और ये 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर डेली होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो करवाई जाती हैं और जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप भूल ना पाए उन क्वेश्चंस को। तो आज के सेशन में हिस्ट्री के हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड हैं, देख लीजिएगा एंड तक। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब इन क्वेश्चंस को आप 30 के 30 अटेंड करें और 30 क्वेश्चन में से अपना स्कोर कार्ड जांचे। ये समझ के चलिए कि मैं अपने रियल एग्जाम में बैठ चुका हूं और ये क्वेश्चन हमें करना है सोच विचार के। आप लोग आंसर दीजिए, अपना स्कोर कार्ड गेन करिए और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें देते रहेंगे, तभी आप लोग समझ लीजिए कि ये इस वीडियो का आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। थंब के आइकन को दबा करके यानी लाइक के बटन को दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, फटाफट और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने हो जाते हैं सही। यहाँ पर मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा नगर ये है क्यों, किस कारण ये इतना विकसित हुआ, उन सारी चीजों की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं ताकि आप लोग भूले ना। यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो चुका है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित नगर था और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं और यहाँ पर सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के घर, नालियों की बेहतरीन व्यवस्था पाई गई। ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। इसी के कारण ये इतना विकसित सिटी माना जाने लगा। तो इतना पार्ट आपको याद कर लेना। पर विकसित हो चुकी थी तो इसलिए उसको यहाँ पर विकसित मान लिया गया, तो मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि भैया बंदरगाह क्या होता है। तो बंदरगाह बेसिकली वो होता है जहां पर हमारे पानी के जो जहाज वगैरह होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो करते हैं तो रुकने के लिए एक स्थान रखा जाता है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। बेसिकली व्यापार व्यापार करने के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी। जबकि इस क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, लोथल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लोथल को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने करेक्ट हो जाएंगे। ये हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसको पोर्ट सिटी कहा जाता था, यह नगर गुजरात में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा वासी समुद्री व्यापार करते थे। अब समुद्री व्यापार वो कैसे करते थे? लोथल से डाक यार्ड यानी कि जहाज बांधने का स्थान मिला है जो उस समय की उन्नत तकनीक को दर्शाता था। उस समय ये दर्शाता था कि हाँ ये विकसित हो चुका है, इसी कारण लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाने लगा। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने हो जाते हैं सही। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या कहता है वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो वेदों की रचना की जब भी बात की जाए, क्या ये पाली, प्राकृत, संस्कृत, अरबी? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वेदों की रचना किस भाषा में हुई तो ये आपकी संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने हो जाते हैं करेक्ट। वेद भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। उस समय संस्कृत को देव भाषा कहा जाता था। तो ये चारों वेद आपके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सभी भाषा ये संस्कृत में लिखे गए हैं, सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी
हो जाता है, ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद में क्या है देख लीजिए यहाँ पर, गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंत्र माना जाता है। किस धर्म का? हिंदू धर्म का, आप लोग याद कर लीजिएगा। और यह मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र सूर्यदेव सविता की स्तुति में है। किसकी स्तुति में है? सूर्यदेव सविता की स्तुति में है, इसीलिए कहा जाता है कि गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो भी स्टूडेंट क्लिक किए होंगे उन सभी का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो बुद्ध ने अपना उद्देश्य कहाँ दिया था प्रथम? तो आप सभी को पता होगा, कुशीनगर या राजगृह, सारनाथ, वैशाली। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर कमेंट करेंगे। अब तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट हो जाते हैं सही। तो यहाँ पर डिटेल्ड जानकारी ले लीजिए थोड़ी सी। कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। यह उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया गया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर सारनाथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने करेक्ट आंसर के साथ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन सेकंड बार आपका रिपीट हो चुका है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता डालिए। क्या आपका ऋषभ देव हैं, या पार्श्वनाथ हैं, नेमिनाथ हैं, या महावीर स्वामी हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ था। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया, इसलिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, मौर्य काल की राजधानी क्या थी? तो मौर्य काल की राजधानी क्या थी? क्या उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या प्रयाग? तो आप सभी को पता होगा मौर्य काल की राजधानी यहाँ पर पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने सही हो जाते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र आज के पटना यानी बिहार में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीनों ने पाटलिपुत्र से ही शासन किया, इसलिए मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले अपने सभी स्टूडेंट हो जाते हैं करेक्ट। एक बार क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी या फारसी? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं? अशोक के शिलालेख आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट हो जाते हैं सही। अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो सम्राट अशोक ने अपने आदेश और उपदेश शिलालेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। किसके माध्यम से? शिलालेखों तक, जनता तक पहुंचाए। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे। इन शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी लेकिन लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि को भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक माना जाता है, इसलिए सही उत्तर आपने अगर ब्राह्मी किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर देखिए, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या हर्ष काल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने वाले सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल आप सभी का हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट करेक्ट आंसर। अगर हम लोग डिटेल में थोड़ा जानकारी ले लें तो बताया जा रहा है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। जैसे महान कवि इसी काल में हुए। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शासन व्यवस्था भी मजबूत और स्थिर थी, इसीलिए इसे स्वर्ण युग यानी कि गुप्त काल को कहा जाने लगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी क्वेश्चन को आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य, गुप्त, पाल या चोल? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं? आपने अगर गुप्त काल को चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था।
इसकी स्थापना गुप्त काल में मानी जाती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय इस विद्यालय में देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया आदि यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित और चिकित्सा और व्याकरण पढ़ाया जाता था। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देना है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी, महमूद गौरी, तैमूर या बाबर? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपने महमूद गजनवी का नाम जरूर सुना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इनका थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी हो जाता है। महमूद गजनवी एक तुर्क शासक था और उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और मंदिर को तोड़ना था। इसीलिए उसे भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी माना जाने लगा और बाद में महमूद गौरी ने स्थायी शासन स्थापित किया। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी ये प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक था या व्यक्ति था, आप लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाले जो व्यक्ति थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। इस नीति का उद्देश्य था महंगाई नियंत्रण, सेना को कम वेतन में भी सस्ता सामान मिलना। उसने अनाज, कपड़ा, घोड़े आदि के दाम तय कर दिए। दामों की निगरानी के लिए अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी को सख्त और सुधारक शासक माना जाने लगा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? लौह स्तंभ आप सभी को पता होगा ये किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट करे होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाता है। थोड़ा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दूं तो लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। यह स्तंभ जंग न लगने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। इस पर लिखे अभिलेख से पता चलता है कि यह स्तंभ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। लौह स्तंभ गुप्त काल की उन्नत धातु विज्ञान का उदाहरण है। इसीलिए आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह आपका 1526 ईस्वी या 1526, 1761 या 1757। तो 1526 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, यानी कि बाबर यहाँ पर जीत गया था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी? तो अकबर की राजस्व व्यवस्था टोडरमल, बीरबल या अबुल फजल या मानसिंह? तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर राइट आंसर टोडरमल हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अकबर की शासन व्यवस्था टोडरमल के द्वारा बनाई गई थी। अकबर ने अपने साम्राज्य में कृषि और कर व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए राजस्व सुधार किए। टोडरमल यानी कि वह एक प्रमुख मंत्री और वित्त विशेषज्ञ की कायदे कर प्रणाली तैयार की। इस प्रणाली में भूमि के अनुसार कर निर्धारित किया गया। इससे राजस्व संग्रह प्रणाली मजबूत हुई और किसानों पर अत्यधिक भार नहीं पड़ा। इसलिए अकबर की राजस्व व्यवस्था टोडरमल के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का चला। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुगल काल में आईने अकबरी किसने लिखी थी? भैया बहुत इजी क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं जानते तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता। तो ये क्वेश्चन आपको मैं SW के लिए दूंगा कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है। ये ऑप्शन देखिए, बाबर, अबुल फजल, बदायूनी या फैजी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को HW के लिए आपको देते हैं। क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किससे हुई? किसानों से, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई से,
सैनिक विद्रोह से या जमींदारों से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ये जो यहाँ पर क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी। सैनिक विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं आपको बता दूं 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी। इस पहला विद्रोह मेरठ में हुआ था। यह सबसे पहला विद्रोह मेरठ में हुआ। सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। इसके बाद किसान, जमींदार और रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह में भाग ले लिया और यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैनिक विद्रोह आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा झांसी की रानी कौन थी, आप लोग बताइए। झांसी की रानी कौन थी, अहिल्याबाई या लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चेन्नम्मा? तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना जानता हो। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई आपको लगा देना है। लक्ष्मीबाई यानी रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख योद्धा थी। वह झांसी की रानी थी और ब्रिटिशों के खिलाफ वीरता से लड़ी। उन्होंने झांसी की किला और सेना का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना दिया। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई आपको लॉक कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885, 1905, 1915, 1920? तो अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम और भारतीय नेताओं ने मिलकर की। इसका उद्देश्य था भारत के राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक मंच तैयार करना और कांग्रेस धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेतृत्व करने वाली पार्टी बन गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करके आपको आगे बढ़ जाना है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ, आप लोग बताइए। बंगाल विभाजन की बात की जाए तो 1885, 1905, 1911 या 1927? तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो 1905 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार ने 1905 ईस्वी में किया। इसका मुख्य कारण था प्रशासनिक सुविधा और अलग अलग धर्मों जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1911 में बंगाल को फिर से एक किया गया। इसलिए आपका 1905 बंगाल विभाजन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा गांधी जी कब भारत लौटे? तो गांधी जी जो भारत लौटे थे क्या 1905, 1910, 1915 या 1920? तो 1915 आपको सही कर देना है। गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अपने सत्याग्रह और अहिंसा के अनुभव लेकर 1915 में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन करना। इसीलिए 1915 ये आपका गांधी जी का भारत आगमन बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए होंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उनका आंसर हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इस क्लास को आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास ये समझ लीजिए होने वाली है। अब 25 अप्रैल से आपका पेपर होने वाला है। तो ये समझ लीजिए जो भी क्लासेस आपको करवाई जाएं आप लोग उन क्लासेस को देखिए। और मैं आपको आज अभी शाम तक चैनल बनवा रहा हूँ टेलीग्राम का, उस पर जितनी भी क्लासेस करवाऊंगा उन सभी क्लासेस की PDF आपको दे दूंगा। ये झंझट नहीं रहेगा कि आप लोग क्लास देखें फिर नोट्स बनाए, नहीं। जो क्लास आपको करवाई जाए उनका रिवीजन आप लोग वहीं से इस PDF से कर लेना। मतलब कि जो क्लास की PDF हो उसको देख करके आप लोग वहीं पर उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर आपका बचेगा, ना कि यहाँ पर वेस्ट होगा। तो इतना काम मैं आपके लिए कर दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मैं आपके लिए जब भी वो पोस्ट डालूं तो वो पोस्ट आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंचे और आप लोग जा करके सारी PDF वहां से डाउनलोड करके अपने एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाएं। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये कब हुआ? ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ही बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया? गिरफ्तारी के चौरी चौरा कांड या समझौते के कारण या युद्ध के कारण? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा। ये चौरी चौरा का जो कांड हुआ था इसके कारण ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन।
1922 में चौरी चौरा गांव में आंदोलन के दौरान किसानों ने पुल में आग लगा दी और पुलिस को मार दिया। इस घटना ने अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन किया और गांधी जी ने इसे देखकर असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। इस क्रम में राइट आंसर चौरी चौरा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कैसे क्या वापस हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप लोग बताइए। दांडी यात्रा की जब भी बात की जाए तो कर माफी, नमक कानून तोड़ना, शिक्षा सुधार या विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। तो दांडी यात्रा आप सभी को पता होगा नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नमक कानून तोड़ना मतलब कि दांडी यात्रा साल्ट मार्च जो थी 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। इसका उद्देश्य था ब्रिटिशों के नमक कानून का विरोध करना। गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कर कानून तोड़ा। यह हिंसात्मक और सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी। दांडी यात्रा ने देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नमक कानून तोड़ना आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन छोटा है एक, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको करेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो ये यहाँ पर की थी तो 1943 में सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। ये आप लोग प्लस पॉइंट याद कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। आजाद हिंद सरकार का गठन कहाँ हुआ? भारत, जापान, सिंगापुर या जर्मनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट आप लोग दीजिए कि आजाद हिंद सरकार का गठन कहाँ हुआ? तो ये सिंगापुर में हुआ था। आजाद हिंद सरकार का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आजाद हिंद सरकार यानी कि इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में हुई। इसे सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के नेतृत्व में किया था। सरकार का उद्देश्य था ब्रिटिश भारत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना। इस सरकार के तहत सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें आईएनए के साथ काम करती थी, यानी कि जो आईएनए के साथ काम करती थी। इस क्रम में राइट आंसर सिंगापुर को आप सभी ने लॉक किया होगा। आई होप आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको डोंट वरी, कोई बात नहीं है, बाद में आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अगर आप एक ही रास्ते पर एक बार निकलते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहती है कहाँ पर क्या मोड़ है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि रास्ता वही जाना है तो आप अगर आंखें बंद कर लें तब भी आप लोग जान सकते हैं कि हमारा मतलब अपने घर में आप बार बार इधर से उधर होते हो तो आपको पता है कि कहाँ पर क्या रखा है, क्या कहाँ पर कैसे क्या रास्ता। तो उसी प्रकार जब आप बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको लर्न ना हो। तो बस अपने आप को एक बार जगा लेना है। अगर आप जाग गए तो मेरी बात मान लीजिए कि कोई भी तुमको हराने वाला नहीं है। आप बस जाग जाइए, जागने की कोशिश करिए मात्र, क्योंकि 25 अप्रैल से पेपर है तो जागना अब आपका जरूरी है। सोने से आपका कुछ नहीं होगा। सोने से बस यही होगा कि अपने आप को ही आप लोग दुविधा में डालने वाले हो, ये समझ के चलिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होगा अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन, बेबल या कैनिंग या कर्जन? तो आप सभी को पता होगा अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर हम लोग बात करें तो ये देख लीजिए, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश राज्य का अंत किया। स्वतंत्र भारत में माउंट बेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल अलग अलग थे, जैसे कि कैनिंग, वेवेल आदि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कहा जा रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या पटेल? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दें। संविधान सभा की स्थापना भारत के संविधान निर्माण के लिए की गई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने संविधान सभा की बैठकों का संचालन किया और संविधान निर्माण प्रक्रिया को मार्गदर्शन दिया। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बन गए थे। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले बिल्कुल सही स्टूडेंट हो जाते हैं।
अगर हम लोग बात करें तो ये आज की क्लास थी आपकी, और आज की क्लास के ये अंतिम क्वेश्चन था 29 नंबर। तो आप लोग देखिए ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और हम सभी लोग आपको अब जो है क्लासेस देंगे वो 100 क्वेश्चन की लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन तक आई होप आप लोगों के सभी सही क्वेश्चन हो रखे हैं। तो अब 100 क्वेश्चन आप लोग अपने आप को करिए। शाम को हम लोग आपकी क्लास लेंगे जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे 60 से 70 क्वेश्चन आपके वहां पर लिए जाएं। तो इस क्लास को भी वॉच करने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, एक क्लास यहाँ पर पढ़ती है और एक क्लास हमारे दूसरे चैनल पर पढ़ती है जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी डीएस। स्मार्ट स्टडी डीएस पर आप लोग जा करके वहां से भी आप लोग वो क्लासेस देख सकते हैं। कल मैंने वहां पर नदियों से रिलेटेड क्लास डाली है, सभी आपके इंपॉर्टेंट नदियां जो हैं उनसे रिलेटेड वहां पर क्लास डाली है। तो जा करके बढ़िया से देखिए, आनंद से, बिल्कुल समझ में आएगा एक एक पॉइंट, जितनी नदियां हैं महत्वपूर्ण वो सभी मैंने कवर अप करवा दी है। चैनल का लोगो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ये बना है, आप लोग देख लीजिए, पीपीटी में लगा हुआ है स्मार्ट स्टडी डीएस। तो वहां पर जाकर के उन सारे सेशन को वहां पर भी देखिए, और एक क्लास इस पर होती है तो अगली क्लास उस पर होती है। तो आप लोग उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, और मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता रहूंगा। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बता दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आई है, कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे थे, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया ये भी बता देना। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।